Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the agricultural current affairs of 18th and 19th October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएं डेली एग्रीकल्चरल क्यूजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो आज के करंट अफेयर्स पे आते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है डिस्ट्रेस्ड फार्मर इन महाराष्ट्र डिमांड्स इमीडिएट कंपनसेशन फॉर देयर क्रॉप फेलियर ड्यू टू हेवी रेनफॉल। सेकेंड हेडलाइन इज 95% ऑफ एयर पॉल्यूशन ड्यू टू लोकल फैक्टर्स, ओनली 4% पॉल्यूशन फ्रॉम स्टबल बर्निंग। ये कहना है प्रकाश जावड़ेकर का। अगली हेडलाइन है पीएम मोदी डेडिकेट्स 17 बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ 8 क्रॉप्स टू द नेशन। तो अभी यहाँ हमने जितने भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया, सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाले स्लाइड्स पर। और ये सारे करंट अफेयर से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आते हैं पहले करंट अफेयर्स पे। डिस्ट्रेस्ड फार्मर इन महाराष्ट्र डिमांड्स इमीडिएट कंपनसेशन। इस न्यूज़ में बात ये करी गई है कि इस बार जो अक्टूबर रेन के चलते महाराष्ट्र के फार्मरों ने डिमांड करे हैं स्टेट से 50,000 पर हेक्टेयर एज ए कंपनसेशन फॉर देयर खरीफ क्रॉप फेलियर्स। इस बार जैसे हम देखें तो महाराष्ट्र में लगभग 1129 रेनफॉल हुई है, जो कि अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले साल से तो ये नॉर्मली होती थी 1036 नॉर्मली। एवरेज पिछले साल का ये था, इस साल ये बढ़ गया है। तो इसी के कारण महाराष्ट्र के फार्मर की खरीफ क्रॉप है, मेजरली अगर हम देखें तो कॉटन और सोयाबीन की क्रॉप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रखी है। अभी एस्टिमेट ये लगाए जा रहे हैं कि 50 लाख हेक्टेयर्स के जो क्रॉप्स हैं उनमें ये फेलियर हो चुके हैं या वो डैमेज हो चुकी हैं। तो इसके लिए फार्मर्स ने वहाँ डिमांड कर रखे हैं 50,000 पर एकड़ एज ए कंपनसेशन। फार्मर्स की इन मांगों को चलते हुए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो डिस्ट्रिक्ट है उनको एक गाइडलाइन दे दी गई कि आप अपने क्षेत्र के जितना भी आपका क्रॉप फेलियर हो रखा है उनका असेसमेंट करें, उसका डाटा हमें प्रोवाइड करें, तब उसके बाद कंपनसेशन दिया जाएगा टू द फार्मर्स। पर फार्मर्स का आर्ग्यूमेंट ये है उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी जो सितंबर रेन हुई थी उसका भी कंपनसेशन अभी तक नहीं दिया गया है। तो इसलिए फार्मर चाहते हैं कि पहले उनको कंपनसेशन दे दिया जाए, उसके बाद तब जाके असेसमेंट किया जाए। अगली न्यूज़ पे आते हैं कि 95% ऑफ एयर पॉल्यूशन ड्यू टू लोकल फैक्टर्स, ओनली 4% पॉल्यूशन फ्रॉम स्टबल बर्निंग। ये कहना है हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। जब ये पैडी का हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है और विंटर ऑनगोइंग होता है, उस टाइम मीडिया में न्यूज़ में स्टबल बर्निंग की न्यूज़ काफ़ी चर्चाओं में रहती है और न्यूज़ में आते रहते हैं। कहीं फार्मर्स पे लीगल एक्शन लिया जाता है, उन पर पेनाल्टी लगाई जाती है, तो ये न्यूज़ हम देखते रहते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर जी का ये कहना है कि 95% ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी यानी दिल्ली की बात चल रही है, वो लोकल फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे डस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड बर्निंग ऑफ बायोफ्यूल्स। और स्टबल बर्निंग से लगभग 4% पॉल्यूशन होता है। अब आजकल हम देख रहे होंगे स्टबल बर्निंग के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फार्मर्स को हेल्प भी करती है, स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहती है। पर हम ये नहीं सोचते कि क्या सिर्फ फार्मर के स्टबल बर्निंग के कारण ही मेजर पॉल्यूशन होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम देखें तो पॉल्यूशंस में जैसे हमारा गार्बेज बर्निंग हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, उनके जो वेस्टेज होता है उसको बर्न किया जाता है या बायोफ्यूल बर्न किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर अगर हम देखें तो 95% ऑफ पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करती है इन द दिल्ली सिटी और ओनली 4% किया जाता है स्टबल बर्निंग में। स्टबल बर्निंग में बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, पर क्या ये कहने वाली बात है कि क्या जो ये 95% जिससे पॉल्यूशन हो रहा है ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्या इनके लिए कुछ काम किया जा रहा है? इसके लिए कुछ एफर्ट किए गए हैं। 50 टीम्स ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बनाया गया है फॉर अंडरटेक एक्सटेंसिव फील्ड विजिट इन सिटीज़ ऑफ दिल्ली एनसीआर। इसके लिए इन्होंने एक समीर ऐप बनाया है। ये टीम क्या करेंगी, जहाँ भी इनको सोर्सेज दिखेंगे गार्बेज सच एज मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो
बिना किसी प्रॉपर कंट्रोल मेजर के की जा रही होंगी, जैसे थ्रोइंग ऑफ गार्बेज एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट अलोंग द रोड्स और बर्निंग ऑफ गार्बेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगर ये सारी इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हो रही होंगी तो ये टीम क्या करेंगी, ये टीम इन्फॉर्म कर देंगी या रिपोर्ट कर देंगी इन द समीर ऐप्स। ये तो हमने बात कर ली जो हमारे कमेटी बनाई गई हैं, बोर्ड बनाए गए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने न्यूज़ में भी देखा होगा, हम पॉल्यूशन को मेज़र करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से, AQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, अदर कंट्रीज़ में अदर पैरामीटर्स हैं, इंडिया में AQI यूज़ किया जाता है। इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर अंडर स्वच्छ भारत अभियान। अब देख लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है क्या। इसको कैलकुलेट करने के लिए 8 पॉल्यूटेंट्स को कंसिडर किया जाता है। एक है PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 एंड PB। तो ये सारे जितने भी गैसेज हैं हमारी, इनको कंसिडर्ड किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब यहाँ पर को दो चीज़ें आई हैं, PM10, PM2.5। तो इन दोनों का मतलब क्या है। PM यानी कि पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। जो ये 2.5 और 10 है, ये साइज है ऑफ द पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स जो है उनका साइज है। 2.5 यानी कि 2.5 माइक्रोमीटर, 10 यानी 10 माइक्रोमीटर। जो ये 2.5 है इसमें वो सारी गैसेस आ जाएंगी या डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर होगा। अगर हम इसको अपने कंपेयर करें हेयर के थिकनेस या हेयर के थिननेस से अगर इसको कंपेयर करें तो हेयर का होता है हमारे लगभग 50 to 60 माइक्रोमीटर और इस डस्ट पार्टिकल का होगा 2.5 माइक्रोमीटर, जो विच कैन नॉट बी विजिबल विद आवर आइज़। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप। और कहा यह जाता है कि अगर PM 2.5 ग्रेटर है 1000 से, इसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये PM 2.5 1000 से ज़्यादा होगा तो ये माना जाता है कि इसका मतलब सीधे सीधे ये समझ लेना कि हम 44 सिगरेट पी रहे हैं, ये उसी के बराबर है, 44 सिगरेट्स के पीने के बराबर है। अब आते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर्स पे। PM मोदी डेडिकेट्स 17 बायो45 वेराइटीज ऑफ 8 क्रॉप्स टू द नेशन। तो हाल ही में 75th एनिवर्सरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन FAO, इस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपीज़ का कॉइन डेडिकेट किया टू द नेशन। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने 17 बायो45 वेराइटीज़ डेडिकेट करी हमारे नेशन के लिए। यहाँ पर बात करी गई मेकिंग इंडिया कुपोषण मुक्त थ्रू बायो45 क्रॉप वेराइटीज़। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा देखें, उनका ये कहना है कि जो 2 बिलियन पीपल्स हैं ग्लोबली, वो मेजरली इफेक्ट हैं फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन। और इसमें मेजरली अगर हम देखें तो विटामिन A, जिंक और आयरन की डिफिशियंसी पाई गई इन मेजर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। अब यहाँ बायो45 वैरायटी की बात चली है तो इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो जो बायो45 वैराइटीज़ हैं, 2014 से पहले सिर्फ एक बायो45 वैरायटी थी। अब लगभग नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम जो काम करती है ICR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने डेवलप करी है 53 बायो45 वैरायटी ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। और कुछ फार्मर्स भी अपने स्केल पे डेवलप करते हैं बायो45 वैराइटीज़ ऑफ वेरियस क्रॉप्स। अब यहाँ बायोफोर्टिफिकेशन की बात हो रही है तो पहले हम देख लेते हैं कि फोर्टिफिकेशन और बायोफोर्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फोर्टिफिकेशन तो एक सिंपल सी चीज़ है जिसको हम मैनुअली करते हैं। जैसे हम कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है या कोई ट्रेस एलिमेंट है या विटामिन है, इसको हम सीधे ऐड कर रहे हैं मैनुअली इन द फूड, यानी फूड की हार्वेस्टिंग हो गई है, अब वो प्रोसेसिंग के लिए है। प्रोसेसिंग के टाइम पे हम उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा फूड फोर्टिफिकेशन। अब इसका एग्जांपल देखें, जैसे फोर्टिफाइड वीट का एग्जांपल आशीर्वाद आटा आपने देखा होगा। तो इस फ्लोर में क्या कर देते हैं, इसको फोर्टिफाइड कर देते हैं विद आयरन, विटामिन A एंड फोलिक एसिड। ये कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसको फोर्टिफाइड कर दिया जाता है वीट फ्लोर में। और दूसरा एग्जांपल देखें, फोर्टिफाइड ऑयल, जैसे विटामिन A और विटामिन D इन मस्टर्ड ऑयल। अब आते हैं बायोफोर्टिफिकेशन में। बायोफोर्टिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स
is improved through agronomic practices, conventional plant breeding and modern biotechnology। यानी कि बायोफोर्टिफिकेशन हम तब करेंगे जब क्रॉप फील्ड में ही है, हम कुछ स्पेशल टेक्निक जैसे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं या कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग होती है, इसके द्वारा हम क्रॉप में कुछ न्यूट्रिएंट को फोर्टिफाइड करेंगे। अभी उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, मैनुअली हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको नेचुरली उसमें फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। अब आते हैं आज के न्यूज़ पर। जो न्यूज़ में ये कहा गया है कि पीएम मोदी डेडिकेट 17 न्यू बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ 8 क्रॉप्स टू द नेशन। तो इसमें ये कहा गया कि ये जो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स होंगे ये 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू को, जो ट्रांसफॉर्म कर देंगे इंडियन थाली टू न्यूट्री थाली। दिस क्रॉप्स आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, विटामिन ए एंड सी, एंथोसाइनिन, ओलिक एसिड। ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ये ऐड कर देगा हमारे क्रॉप्स में। अब इसके फ़ायदे क्या क्या बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि हायर इनकम ऑफ फार्मर्स, दूसरी बात कि इसको अगर हम न्यूट्रिशनल और नेशनल सिक्योरिटी के लिए देखें तो उसके लिए बहुत ही सही माना जा रहा है फॉर डिफीटिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर नेशन। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये डेफिनेटली माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री में, उसको कम करने में कहीं ना कहीं ये अपना योगदान ज़रूर देगा। और दिस क्रॉप्स ऑल्सो सर्व ए एक्सेलेंट सोर्स ऑफ बैलेंस फीड फॉर लाइफ स्टॉक इन इम्प्रूविंग देयर न्यूट्रिशनल आउटकम। और मेजर पॉपुलेशन को कवर करने के साथ साथ ये लाइफ स्टॉक फीडिंग में भी बहुत इस्तेमाल किया जाएगा इन क्रॉप्स को। अब देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। मेजर इसमें वीट क्रॉप को फोर्टिफाइड किया गया है, जैसे वीट की 4 हैं, 1 2 3 4 5 वैरायटी हैं वीट की। राइस की 1 वैरायटी है, मेज की 3 है, फिंगर मिलेट, लिटिल मिलेट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और याम। तो ये जितनी वैरायटीज़ अभी डेवलप करी गई या जिनका बायोफोर्टिफिकेशन किया गया, इनमें कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया गया है। अगर आपको ये जानना है कि इन वैरायटीज़ की क्या क्या खासियत है या इसमें किस चीज़ का बायोफोर्टिफिकेशन किया गया है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ मैंने इस चीज़ को अच्छे से शेयर कर रखा है। अब इसमें एक वैरायटी है हमारी राइस की, CR धान 315। ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ राइस है। अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा कि हाल ही में कौन सी राइस की वैरायटी थी जिसमें जिंक बायोफोर्टिफिकेशन किया गया था, तो वो वैरायटी होगी CR धान 315। ये वैरायटी होगी जिंक बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ राइस। अब इसमें बात ये करी गई है, अगर हम नॉर्मल राइस को देखें तो उसमें 12 से 16 ppm जिंक होता है, पर इस राइस में 24.9 ppm जिंक होने की बात करी जा रही है। इसकी ग्रेन यील्ड की बात करें तो 50 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है, मैच्योरिटी 130 डेज और एडॉप्टेशन है इसका महाराष्ट्र एंड गुजरात में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।